क्या आपने कभी रात के 2 बजे किसी पीजी के कॉरिडोर में कदम रखा है? वो पल जब सब सो रहे होते हैं और सिर्फ ट्यूबलाइट की फीकी झपकती रोशनी होती है और आपकी अपनी ही परछाई आपके पीछे चलती लगती है, जहां हर दरवाजा बंद होता है लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से आपको देख रहा हो। हर दीवार से जैसे किसी ने कुछ कहने की कोशिश की हो पर वो अधूरा रह गया हो। मैं हूं मैत्री और आप सुन रहे हैं विस्पर्स विद मैत्री, जहां हम उन कहानियों को सुनते हैं जिनके किरदार अब इस दुनिया में नहीं है। आज की कहानी भुवनेश्वर की है। उत्कल रेजिडेंसी पीजी, साधारण सी बिल्डिंग, 3 मंजिल की, लेकिन उसकी तीसरी मंजिल का एक कमरा, रूम नंबर D4, पिछले 3 सालों से बंद है। कोई जाता नहीं, लेकिन कहते हैं उसकी खिड़की से हर रात किसी के बाल उड़ते दिखाई देते हैं। तन्वी और रितिका 2 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थीं। पहली बार हॉस्टल छोड़कर पीजी में रहने आई थीं। पीजी का नाम था उत्कल रेजिडेंसी। बाहर से सब परफेक्ट लगता था। बालकनी वाला कमरा, अनलिमिटेड वाईफाई, छोटा सा फ्रिज, और ये सब कुछ सिर्फ 6000 पर मंथ में। पीजी ओनर अभिषेक ज्यादा बोलता नहीं था, चुपचाप सब पेपर साइन करवाता रहा। लेकिन जाते जाते उसने एक वाक्य कहा, ऐसा वाक्य जिसे तन्वी ने सीरियसली नहीं लिया था। टॉप फ्लोर बंद है, मेंटेनेंस चल रहा है, उधर मत जाना। बात मामूली थी लेकिन आवाज में कुछ था, एक खामोशी, एक छिपा हुआ डर, जैसे वो उस फ्लोर का नाम भी नहीं लेना चाहता था। फिर वो चला गया और सब नॉर्मल लगने लगा। लेकिन उसी रात जब पूरा पीजी सो रहा था, घड़ी की सुई ने बताया करीब 2:10 हुए होंगे। तन्वी की आंखें अचानक खुली। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, वो वाली खामोशी जो कभी कभी इतनी गहरी होती है कि अपने ही दिल की धड़कन भी तेज सुनाई देती है। हल्की पीली रोशनी खिड़की से आ रही थी और पूरा कमरा जैसे सांस लेना भूल गया हो। फिर सीढ़ियों से आती एक आवाज, टक टक, हर कदम भारी, धीमा, जैसे कोई पैर घसीटते हुए धीरे धीरे नीचे उतर रहा हो। तन्वी ने करवट ली और अचानक सारा आलस गायब हो गया। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कॉरिडोर में कोई नहीं था, दीवारें चुप थीं, लाइटें झपक रही थी, लेकिन हवा वो एकदम ठंडी थी। वो सिहर उठी जैसे किसी ने बहुत नजदीक से उसकी गर्दन पर सांस ली हो। फिर उसकी नजर सीढ़ियों पर गई। रेलिंग पर कुछ हिल रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखा एक उलझे गीले बालों की लट जो सीढ़ियों के कोने पर अटकी थी, और वो हिल रही थी धीमे धीमे, जैसे किसी ने बस कुछ सेकंड पहले उसे छोड़ा हो। सुबह सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रितिका ने नींद भरी मुस्कान के साथ कहा, सो जा यार, तू ओवर थिंक करती है, तुझे हॉरर फिल्मों का बहुत असर है। लेकिन तन्वी की आंखें रात की सीढ़ियों में अटके उन बालों को नहीं भूल पा रही थी। शाम को जब दोनों छत पर बैठी, हवा में हल्की नमी थी। तन्वी ने एकदम धीमे स्वर में कहा, D4 के सामने कोई है रितिका। उस रात कोई नीचे आया था। मैं झूठ नहीं कह रही। रितिका उसे थोड़ी देर तक देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, लेट्स गो चेक, आज रात ही चलते हैं, देखेंगे पीजी वाले किस बात से डरते हैं। रात 1:48। दोनों चुपचाप सीढ़ियां चढ़ रही थी, चप्पलें हाथ में थीं ताकि कोई आवाज न हो। हर कदम के साथ दीवारों की सीलन और हवा की सरसराहट गहरी होती जा रही थी। टॉप फ्लोर पर अंधेरा था, घना कटा कटा अंधेरा, और एक गंध जैसे किसी बंद कुएं में पड़ा सड़ा हुआ वक्त सांस ले रहा हो। मिट्टी, खून और सड़ी लकड़ी की एक परतदार महक। D4 का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन ताला खुला हुआ था, जैसे किसी ने बस कुछ देर पहले ही खोला हो। रितिका ने कहा, पीजी ऑनर का ताला नहीं है, ये किसी और ने डाला था और किसी ने ही खोला।
तन्वी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ थोड़ा और खुल गया। अंदर अंधेरे ने उन्हें पुकारा। रितिका ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पानी की धारें बहती लग रही थी और उन्हीं पर सूखे खून से लिखा था, अनन्या, डोंट लेट मी स्लीप। हर शब्द उंगलियों से खरोंच कर लिखा गया था। उनके पास दीवार पर गहरे नाखूनों के निशान थे। तन्वी का दिल थमने लगा। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई थी। रितिका ने हंसते हुए कहा, स्कैरी वाइब्स, सेल्फी लें। उसने कैमरा खोला, क्लिक किया, प्रीव्यू ऑन किया। फ्रेम में तन्वी और उनके बीच एक तीसरी परछाई। रितिका ने प्रीव्यू देखते ही हंसने की कोशिश की। अरे ये तो कोई लाइटिंग ग्लिच है यार, तू फिर से ओवरथिंक कर रही है। उसकी हंसी में एक नर्वसपन था, जैसे वो खुद यकीन नहीं कर रही थी। लेकिन तन्वी चुप थी। उसने मोबाइल खींचकर फोटो जूम की और देखा उस परछाई के पैर नहीं थे, नीचे सिर्फ धुंध, जैसे वो जमीन पर नहीं हवा में तैर रही हो। उसका चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन आंखें वो सीधी कैमरे में देख रही थी, जैसे उसी लम्हे किसी की आत्मा को पहचान लिया हो। डिलीट कर इसे, तन्वी ने कांपती आवाज में कहा। रितिका ने डिलीट दबाया। एरर, कांट डिलीट दिस फाइल। एक बार और ट्राई किया, फिर वही एरर। और तभी फोन से एक धीमी सी आवाज आई, करर, जैसे कोई पुराना कैसेट रिवाइंड हो रहा हो। फिर एकदम टॉर्च बंद, स्क्रीन फ्रीज, और उसी वक्त रूम D4 का दरवाजा चरमराते हुए खुद ब खुद बंद होने लगा। तन्वी ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे खींच रहा था। हवा में एक अजीब सा दबाव था, जो उन्हें उस कमरे से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। रितिका ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा। एक जोर की चीख के साथ वो खुला और दोनों दौड़ती हुई नीचे भागी। कॉरिडोर में सब शांत था, लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा, D4 का दरवाजा अब पूरा खुला था। कोई ताला नहीं, कोई कुंडी नहीं, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे खुला था, जैसे किसी ने भीतर से खोल दिया हो। अंदर से एक धीमी सी आवाज आ रही थी, एक पुरानी लोरी, अधूरी, टूटी हुई, लेकिन जानी पहचानी। सुबह रितिका का फोन अब भी काम नहीं कर रहा था। वो दोनों रिपेयर शॉप पहुंची। दुकानदार ने फोन देखा, फाइल चेक की और माथे पर बल डालते हुए कहा, इसमें कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं। एक लड़की की आवाज बार बार रिपीट हो रही है। फाइल का नाम ब्लैंक है। तन्वी ने कांपते हाथों से वो फाइल प्ले की। सिर्फ एक लाइन थी, धीरे सिहरन पैदा करती आवाज में, मैं अभी तक सोई नहीं हूं। पीजी की दीवारें अब वैसी नहीं लगती थी, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो जो वो छिपा रही हैं। दीवारों पर लगी सीलन अब पैटर्न नहीं, परछाई सी लगने लगी थी, जो धीरे धीरे रेंगती है और शायद किसी के नाम की फुसफुसाहट कहती है। उस रात के बाद से रुतिका कुछ और ही हो गई थी। वो जो लाउड गानों पे नाचती थी, मीम्स पे हंसती थी, अब चुप रहने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे गहराते काले घेरे ऐसे लगते थे जैसे कोई उसे रात रात भर जगाता हो, और वो हंसी जैसे किसी ने म्यूट कर दी हो। तन्वी ने पहली बार महसूस किया, कमरे में अब एक और एनर्जी थी, कोई जो वहां नहीं होना चाहिए। एक रात उसने पूछा, तू ठीक है ना रुतिका? रुतिका कुछ पल तक पंखे की ओर घूरती रही, फिर धीरे से बोली, 3 रातें हो गई, नींद ही नहीं आई। वो तन्वी की ओर मुड़ी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन आंखें उनींदी नहीं, डरी हुई थी। हर बार जब मैं सोने की कोशिश करती हूँ, कोई मेरे कान में कहता है, मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, तू कैसे सो सकती है? अन्वी अब और चुप नहीं रह सकती थी। रितिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और हर रात उसकी नींद पर कोई और हक जमाता जा रहा था। उसने तय किया, पीजी ऑनर से बात करनी ही पड़ेगी। अभिषेक नीचे रिसेप्शन पर बैठा था, जैसे रोज, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग था। चेहरा उतना ही शांत, लेकिन उसकी नजरें जैसे किसी डर को छुपा रही थी।
तन्वी ने सीधे पूछा। D4 में जो लड़की मरी थी उसका नाम अनन्या था ना? अभिषेक की उंगलियां कुछ पल रुक गईं। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, अनन्या मिश्रा। 3 साल पहले फांसी लगाई थी। लेकिन तन्वी की आवाज कांप रही थी। अभिषेक की आवाज अब और धीमी हो गई थी। उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस रात उसकी लाश मिली उसकी आंखें खुली थीं और किसी ने उन्हें जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की तो सुबह फिर से खुली मिली। वो एक लंबा सांस लेकर बोला, और उसके बाद से जो भी D4 में रुका या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। उस रात करीब 3:08 हुए होंगे जब तन्वी की आंख खुली। ऐसा लगा जैसे कमरे में कुछ गिरा हो या कुछ टूटने की आवाज आई हो। नींद में डूबी आंखों से जब उसने देखा तो एक अजीब सा सन्नाटा कमरे में तैर रहा था। दीवार की घड़ी भी जैसे ठहर गई थी। वो धीरे धीरे उठी और कमरे के कोने की ओर बढ़ी, जहां शीशे के पास जमीन पर रितिका का मोबाइल टूटा पड़ा था। स्क्रीन चटकी हुई थी और शीशे पर एक ताजा मिस्ट में किसी ने अपनी उंगली से लिखा था, सोई नहीं हूं। हर अक्षर ताजा, गीला, जैसे किसी की सांसों से लिखा गया हो। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब तन्वी ने रितिका को देखा। वो बेड पर सीधा छत की ओर देख रही थी, बिना पलकें झपकाए। लगातार उसकी आंखों में नमी नहीं थी, लेकिन पलकें सूख चुकी थीं और उनमें कुछ था, कोई और। अगली दोपहर जब वो दोनों खाने की टेबल पर थीं, रितिका ने केचप की बोतल को देखा। फिर एक अजीब मुस्कान आई उसके चेहरे पर। तेरे गले से भी ऐसा ही निकलेगा, उसने कहा, और फिर जोर से हंसी। लेकिन वो हंसी उसकी नहीं थी। वो आवाज गहरी थी, भीगी हुई, जैसे किसी गीले कुएं से आ रही हो। तन्वी एक पल को जड़ हो गई। अब उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ नींद की बात नहीं थी, कुछ अंदर आ चुका था। और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो रितिका हमेशा के लिए खो जाएगी। तन्वी ने उस रात एक फैसला लिया कि जो भी हो सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। अगले सुबह जब सब सो रहे थे, उसने क्वाइटली पीजी के स्टोर रूम की एक पुरानी अलमारी खोली, जो अब कबाड़ का गोदाम बन चुकी थी। धूल, मकड़ियों के जाले पर नीचे दबा एक मोटा चितकबरा विजिटर्स रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए हर पेज जैसे किसी डर की गवाही दे रहा था। हाथ कांपने लगे थे जब उसने 2019 के आखिरी रिकॉर्ड्स देखे और वहां वही नाम बार बार लिखा था, अनन्या मिश्रा, रूम E4, चेक इन 15 जुलाई, चेकआउट। हर बार वही तारीख, वही कमरा, लेकिन कभी कोई साइन आउट नहीं। और आखिरी पन्ने पर एक उखड़ी हुई स्याही से जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो, शी आस्क्ड फॉर हेल्प, वी सेंड रेस्ट। अब वो सोती नहीं, दूसरों को उठने नहीं देती। तन्वी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा डर तब लगा जब रजिस्टर के नीचे एक और चीज मिली, एक पुरानी लाल रंग की डायरी। उसमें पेन से नहीं, पेंसिल से लिखा गया था, जैसे लिखने वाला छुप छुप कर लिख रहा हो। रूम D4 वाली लड़की हर रात शीशे के सामने खड़ी होकर किसी से बात करती थी। वो कहती थी, मैं उसे देख सकती हूँ, वो मेरे पीछे खड़ी है। तन्वी की सांसें अब अनियमित थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की अब सिर्फ उस शीशे में नहीं, बल्कि तन्वी के भी बहुत करीब आ गई है। तन्वी को अब पीजी की हर चीज से डर लगने लगा था। हर हल्की सी आवाज, हर दरवाजे की चरमराहट, जैसे कोई उसके आसपास ही चल रहा हो, छुपकर। और फिर एक सुबह अभिषेक ने चुपचाप एक लाइन कही जिसने तन्वी को झकझोर कर रख दिया। एक सुबह उसकी लाश मिली थी, लेकिन पंखा नहीं चल रहा था, ना ही गले पर कोई फंदे का निशान। बस उसकी आंखें खुली थी और जबान बाहर निकली हुई थी, जैसे कुछ कहने ही वाली हो, लेकिन शब्द भीतर ही रुक गए हों।
शाम को तन्वी बाथरूम से निकली और अचानक कुछ अजीब लगा। कमरा बिल्कुल शांत था। रितिका बेड पर सीधी बैठी थी, आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई लाइट नहीं थी, बस एक स्थिर डरावना सा शून्य। तन्वी ने धीरे से पुकारा, रितिका। कोई जवाब नहीं। सेकंड बाद रितिका ने मुंह खोला, पर वो आवाज इंसानी नहीं थी। वो दो आवाजें थीं, एक धीमी, एक गहरी, दोनों जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। मैं बहुत थक गई हूं तन्वी, तू कुछ समय मेरी जगह ले लेगी? उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। पीजी अब घर नहीं था, वो एक फंदा बन चुका था जो हर रात थोड़ा और कसता जा रहा था। दीवारें अब मौन नहीं थी, वो फुसफुसाती थी। और रितिका, वो अब रितिका नहीं लगती थी। उसकी चाल, उसकी चुप्पी, उसकी आंखों में वो धुंध, जैसे उसकी आत्मा कहीं और भटक रही हो और किसी और ने उसके शरीर को ओढ़ लिया हो। उस रात करीब 2:33 तन्वी बाथरूम से बाहर निकली और अचानक उसका दिल रुक सा गया। रितिका अपने बेड पर सीधी बैठी थी, बिल्कुल सीधी, उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई और आंखें तन्वी पर जमी थीं। वो आंखें देख तन्वी की सांस अटक गई। उनमें कोई रोशनी नहीं थी, जैसे आंखें नहीं, दो काले कुएं थे। गहराई में झांको तो शायद अपनी ही चीख सुनाई दे। रितिका ने धीरे से कहा, मैं थक गई हूं तन्वी, अब तू मेरी जगह सो जा, थोड़ी देर बस। उसकी आवाज 2 परतों में गूंजी, रितिका की अपनी आवाज और एक दूसरी, घिसी हुई, जैसे किसी कैसेट टेप में बची पुरानी रूह की रिकॉर्डिंग। तन्वी कांपते हुए पीछे हटी और तब उसने आईने की तरफ देखा। एक लड़की, उल्टे बाल, गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई, चेहरा गल चुका, और उसकी आंखें नहीं थी, वो बस खाली थी, जैसे वो खालीपन अब तन्वी को अंदर खींच लेना चाहता हो। अगली सुबह पीजी में अब सन्नाटा नहीं था, एक बेचैनी थी। 2 और लड़कियां कांपती हुई तन्वी के पास आईं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे पूरी रात सो नहीं पाई हों। दीदी, कल रात कॉरिडोर में कोई था, उनमें से एक ने कहा, पर उसके पैर नहीं थे। और जब हमने दरवाजा बंद किया, तब भी बाहर कोई ललाबाई गा रहा था, धीमा, जैसे कोई बहुत पास हो, लेकिन दिखे नहीं। तन्वी का दिल धड़कने लगा। वो अब समझ चुकी थी, ये रितिका की कहानी नहीं थी, ये अनन्या की अधूरी कथा थी, जो किसी और के जिस्म से पूरी की जा रही थी। अभिषेक, पीजी ओनर, अब कुछ नहीं बोल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें दीवारों से टकरा रही थी, जैसे उसे मालूम था कि ये सब फिर होगा और वो रोक नहीं सकता। रात करीब 2:57 AM तन्वी ने रितिका का फोन चुपचाप अनलॉक किया। वही सेल्फी जो डिलीट नहीं हो रही थी, अब उसमें कुछ और था। तीसरी परछाई का चेहरा अब साफ दिख रहा था। वो रितिका ही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और होठों पर एक मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी, जैसे किसी मुर्दे को जबरदस्ती मुस्कराया जाए। तन्वी की उंगलियां कांप गईं, लेकिन तभी उसने देखा, उस फोटो में रितिका के पीछे अब एक और चेहरा था, आधा जला हुआ चेहरा। गाल की चमड़ी झूल रही थी और आंखें गड्ढों जैसी थी, फिर भी सीधा कैमरे की तरफ देख रही थी। तन्वी की सांस रुक गई। उसके सीने में एक डर नहीं, एक यकीन भर गया। अनन्या वापस आ चुकी थी। अन्वी ने पीजी की पुरानी अलमारी से निकाली एक डस्टी डायरी, जिसके पन्ने जैसे सिसक रहे थे। उसमें अनन्या की आखिरी आवाज दबी थी, सूखे पन्नों के पीछे सड़ा हुआ डर। तीसरे पेज पर लिखा था, मम्मी, अगर मैं कल तक ना रहूं तो उन्हें माफ मत करना। शब्द शेकी थे, जैसे लिखते वक्त हाथ कांप रहा हो। और नीचे एक नाम लिखा था, आंसुओं से भीगा पर अब भी साफ, अभिषेक। तान्वी की सांस वहीं अटक गई। अगले ही पल उसने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा और वहां
जैसे कोई चीख दबी थी। उसने कहा था, मैं खास हूं। फिर बोला, तुझे तो सिर्फ एक रात के लिए रखा था। पीजी इसलिए खोला है ताकि और भी लड़कियां आए। मैं चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, पर दीवारें बहरी थीं। तानवी के हाथ से डायरी गिर गई। उसने सांस लेना चाहा, लेकिन हवा जैसे भारी हो गई थी। उस रात रितिका अचानक उठ बैठी। वो सीधे मिरर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में खुद के लिए कोई पहचान नहीं बची थी, और उसकी मुस्कान रितिका की नहीं थी। रितिका की आंखों से खून बहने लगा, ठंडा, गाढ़ा और चुप। पीजी की छत पर कुछ गिरने की आवाज आई। तन्वी भागी ऊपर। अभिषेक कोने में बैठा कांप रहा था। उसके सामने हवा में कुछ था, अनन्या, मगर अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आधा जला हुआ, स्किन लटक रही थी, और आंखों में कुछ नहीं था, बस खालीपन जो अंदर तक खींचता चला जाए। अभिषेक ने कांपती आवाज में कहा, वो मरी नहीं थी उस रात, बस बंद कर दी गई थी। तन्वी की सांसें थम गई, कम से कम वैसे नहीं जैसा एफआईआर में लिखा था। तन्वी का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखें अभिषेक की रूह तक चीर रही थी। तो क्या हुआ था अभिषेक? बोल, क्यों हर रात इस पीजी में किसी की आत्मा चुपचाप तड़पती है? अभिषेक की आवाज कांपी। उस दिन अनन्या ने मुझसे बहस की थी, बोली थी पीजी छोड़ रही है। मुझसे डरती थी। मैंने गुस्से में बस दबा दिया था गला। वो बेहोश हो गई थी, लेकिन मैं समझा मर चुकी है। मैंने उसे D4 के कमरे में बंद कर दिया। तन्वी का गला सूख गया। रितिका पीछे पत्थर बन चुकी थी। तेरा डर उसकी मौत बना। तन्वी फुसफुसाई, लेकिन वो मौत नहीं थी, वो इंतजार था, इंतजार बदले का। अभी D4 का दरवाजा खुद ब खुद चीन चीन करता खुला। वहां कोई नहीं था। फिर भी एक अंधेरे का साया बाहर आया। धीरे धीरे एक आकृति सामने आई। तन्वी जैसी ही दिखती थी, लेकिन चेहरा अनन्या का था, जैसे तन्वी के अंदर कोई और बैठ गया हो। अभिषेक डर से दीवार से चिपक गया। तू अनन्या नहीं है। तू कौन है? तन्वी का सिर हल्के से टेढ़ा हुआ। उसकी मुस्कान खींच गई, जैसे चमड़ी फटने वाली हो। फिर वो बोली, मैं वो चीख हूं जो तूने दीवारों के पीछे दबा दी थी। मैं वो गंध हूं जो कभी नहीं जाती। मैं वो लाश हूं जिसे ताले में बंद किया था, लेकिन अब ताले खोल दिए गए हैं। अब किसी दरवाजे से कोई बच नहीं पाएगा। अचानक हवा भयानक गूंजने लगी। पीजी की दीवारें कांप उठी। अभिषेक हवा में उठने लगा। उसकी गर्दन एक झटके में घूमी और उसकी लाश जमीन पर आ गिरी। उसकी आंखें खुली थीं और दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है। रितिका कांपती हुई तन्वी की तरफ भागी। तन्वी, प्लीज बस कर, तू तन्वी है ना? तन्वी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद खाली आंखें और मुंह पर एक भयानक मुस्कान। उसने रितिका के कान में फुसफुसाया, मैं तन्वी नहीं हूं, मैं वो आवाज हूं जो अब हर लड़की के अंदर बोली जाएगी। रितिका ने चीख मारनी चाही, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसके पीछे शीशे में तन्वी और अनन्या दोनों के चेहरों का मेल बन चुका था। एक नया चेहरा, एक नई आत्मा जो अब हर नए टेनेंट का इंतजार कर रही थी। 3 दिन बाद पीजी उत्कल रेजिडेंसी के बाहर पुलिस, पत्रकार और कुछ फॉरेंसिक अफसर खड़े थे। टेरेस पर मिली अभिषेक की लाश का पोस्टमार्टम हो चुका था। डेथ कॉज अनक्लियर। कोई चोट नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं, पर चेहरा ऐसा जैसे किसी ने आत्मा चूस ली हो। रितिका अब अस्पताल में थी, चुप, बात नहीं कर रही थी, बस कभी कभी एक वाक्य दोहराती थी, शी स्टिल इनसाइड द मिरर। तन्वी गायब थी, उसका कोई पता नहीं था। पीजी परमानेंटली सील कर दिया गया। सभी लड़कियां शिफ्ट हो चुकी थी। बिल्डिंग पर ताला डाल दिया गया। लेकिन उस रात जब एक पुलिस कांस्टेबल फाइनल चेक के लिए अंदर गया, उसने ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम का दरवाजा आधा खुला देखा।
जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर अंदर झांका, शीशे पर उंगलियों के निशान थे। किसी ने अंदर से लिखा था, मैं जिंदा हूं पर अपनी बॉडी में नहीं। कांस्टेबल ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके मोबाइल में तन्वी की फोटो अपने आप खुल गई। वो वाली सेल्फी जिसमें रितिका और तन्वी के बीच में एक तीसरी परछाई थी। लेकिन अब उस परछाई का चेहरा पूरी तरह तन्वी जैसा था। कांस्टेबल चीख कर बाहर भागा, लेकिन पीजी के मेन गेट का ताला अपने आप बंद हो गया। 2 महीने बाद पीजी को फिर से किसी ने किराए पर खोल दिया। एक नया बोर्ड लग गया, नाउ मैनेज्ड बाय SK इंफ्रा, गर्ल्स पीजी अवेलेबल, स्टार्टिंग 6,000 रुपीज पर मंथ। नई लड़कियां आई, न्यू बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रेश होप्स। लेकिन E4 का कमरा अब भी बंद था। रितिका की हॉस्पिटल फाइल में बस एक आखिरी नोट था, तन्वी अब तन्वी नहीं है। अब वो हर उस लड़की की तलाश में है जो अपने आप को अकेला समझती है।